नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर बात होगी आजमगढ़ की, जहां नवनिर्मित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भवन का उद्घाटन परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच किया। साथ ही बात होगी इगलास की, जहां अलीगढ़ मार्ग पर अनियंत्रित बस का कहर देखने को मिला है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आजमगढ़ में नवनिर्मित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भवन का उद्घाटन परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच किया। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस भवन में अब लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, फिटनेस और टैक्सेशन जैसी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी, जिससे आम जनता को सहूलियत मिलेगी। मंत्री ने कहा कि ये कदम पारदर्शी और डिजिटल परिवहन व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में वृक्षारोपण और स्काउट गाइड कैडेट्स का सम्मान भी किया गया और इस अवसर पर आरटीओ प्रशासन अश्विनी सिंह राजपूत, आरटीओ प्रवर्तन सुनील दत्त यादव, आरटीओ प्रवर्तन विष्णु दत्त मिश्रा सहित परिवहन विभाग के अनेक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। भाजपा के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया गया। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने विश्वास जताया कि नई सुविधाओं से लैस ये आरटीओ कार्यालय जनपद वासियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करेगा। इसका क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र? पहले तो मुबारकपुर की जनता को सबसे बड़ी चीज धन्यवाद कि आपके मुबारकपुर में यूनिवर्सिटी भी आ गई, आरटीओ ऑफिस भी आ गया, अटल बिहारी वाजपेयी योजना के तहत जो स्कूल है वो भी मुबारकपुर के विधानसभा में मिलने का सौगात प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही हर्ष उल्लास की बात है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आजकल परिवेश जो हम लोग के अगल बगल स्वाभाविक सारी चीजें आधुनिकरण होती जा रही है, इसमें आरटीओ ऑफिस जो पुराना था वो पुराने तर्ज पे था। जो सारी चीजें जो आज के डेट में सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो वहाँ पे हो नहीं पा रही। उसी के तहत जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी द्वारा जो यहाँ पे नया आरटीओ ऑफिस बनाया गया, ये बिल्कुल आधुनिकरण से युक्त है और जिससे आज के परिवेश में और जितनी सुविधा हो सकती है जनता को पूरा देने का प्रयास किया। लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे कि थोड़ी सी दूरी है लेकिन जगह अच्छी है और धीरे धीरे कोई चीजें होती हैं, दूरी लगती है, फिर जब आना जाना शुरू हो जाएगा तो चीजें नजदीक लगेंगी। अधिकारी लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर? अधिकारी हम लोग बहुत बढ़िया है, बहुत ईमानदारी से, बहुत जिम्मेदारीपन से अपना कार्य कर रहे हैं। आप पब्लिक अगर यहाँ आना चाहेंगे तो लोकेशन क्या होगा? जैसे तो शुरुआती दौर है ना, तो कोई चीज अपना शुरुआती यूनिवर्सिटी बना तो लग रहा था कि कहाँ पे बन गया, लेकिन धीरे धीरे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। फतेहपुर के एराया सादात में मुहर्रम के अवसर पर हजरत अली असगर की याद में झूले का आयोजन इमामबाड़ा तालिब हुसैन में बड़े अदब और एहतराम के साथ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। इस दौरान मौलाना मीर वहाब अब्बास ने करबला की शहादत पर प्रकाश डालते हुए इमाम हुसैन और उनके साथियों की कुर्बानी को इंसाफ, सब्र और सच्चाई का पैगाम बताया। कार्यक्रम में नौहा ख्वानी और मातम के बीच गमगीन माहौल रहा। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है, जहां पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए कैंटर को पकड़ा है। जब पुलिस ने इस कैंटर की तलाशी ली तो अंदर का नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया। तस्करों ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए एक बंद कैंटर के भीतर करीब 40 पशुओं को बेहद बेरहमी से ठूंस कर भरा हुआ था। हवा और जगह न होने के कारण गाड़ी के अंदर पशुओं का दम घुट रहा था। तस्करों की इस हैवानियत का नतीजा ये हुआ कि कैंटर के अंदर दबकर और दम घुटने से एक बेजुबा पशु की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कैंटर में भरे 40 पशु, एक पशु की दबकर मौत हुई। वहीं बता दें पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा है। क्या नाम है आपका? अर्पित त्यागी नाम मेरा। ये भैंस की गाड़ी पकड़ने का मामला है, क्या कुछ पूरा मामला? भैया ये मेरठ से गाड़ी आ रही थी, हम लोग पीछे थे, हम लोग राजपुरा की तरफ से आए थे। हम चढ़े, एक गाड़ी और थी हमारे साथ फॉर्चुनर, वो भाई तो निकल गए, अध्यक्ष हैं वो, तो हमारे थे, हमने इन्हें आवाज़ दी, पीछे से खून टपक रहा था गाड़ी में पीछे से। हम लोगों ने आवाज़ भी दी, इन्हें खूब आवाज़ मारी। इन्होंने 1 किलोमीटर करीबन गाड़ी पूरी दौड़ाई। उसके बाद में फिर हमने जैसे तैसे करके गाड़ी रुकवा के हमने देखा तो इसमें भैंस थी करीबन 35-33 तो भैंस है, 7 कटड़े थे, 33। इसमें एक भैंस मर भी चुकी है। 33 भैंस थी, इसमें 4-5 बंदे थे, 2 भाग गए थे। 2 में से फिर 3 तो मौके पर पकड़ लिए थे, एक पूर पकड़ के लेके आए थे जंगल में से। आपको सूचना कैसे प्राप्त हुई? गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही है? नहीं, एक्चुअली हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं, हम लोग तो आ रहे थे, हमने पीछे से खून देखा टपकता हुआ, पीछे की तरफ में जो डाले के पीछे की तरफ तो खून था वहाँ पे। भैया उस खून को देख के हमने फिर इन्हें आवाज़ दी, इन्होंने 1 किलोमीटर गाड़ी दौड़ाई, रुके नहीं है। फिर भैया 1 किलोमीटर चलने के बाद में हम लोगों ने गाड़ी आगे लगाई, जैसे तैसे करके इन्होंने गाड़ी रोकी। इसमें सब
2 भाग गए, 3 मौके पे पकड़े गए थे। एक आप को फिर जंगल में। आपने जानकारी नहीं कि कहाँ पे लेके जा रहे थे? हमने जानकारी इतनी नहीं हो पाई, भीड़ इतनी इकट्ठा होगी बहुत ज़्यादा वहाँ पे। हम लोगों ने फिर वहाँ जाम लगा दिया, वो जाम निकलवाया, फिर जैसे तैसे करके फिर गाड़ी लेकर, भाई है मेरा छोटा, वो गाड़ी चला के लेकर आया था, दीपक नाम है उसका, वही गाड़ी लेकर आया। उसको भी कही मैंने कहा गाड़ी चला के लेकर आया। तो आपने शिकायत की है इस चीज़ की? हाँ जी, कंप्लेंट दे रखी है बाकायदा यहाँ पर थाने में, हापुड़ देहात थाने में कंप्लेंट है, लिखित में है बाकायदा। और सरकारी जांच भी करवा दी, डॉक्टर आए थे यहाँ पे, वो सारे कानून वानून के वो लगा गए, बिल्ले वगैरह सब चीज़ लगा के गए हुए हैं। बाकी अब देखो जो प्रशासन करता है, ऐसे भी हम तो यही है भाई, कोई जिसको ज़रूरतमंद आदमी है उनको अपने भैंस दे दी जावे। भैया जाएंगी कहीं तो कटेंगी ना, कोई ऐसा तो है नहीं। भैया इसमें देखो प्रशासन क्या करता है। अगर मैं तो कह रहा हूँ आसपास में जो भी अपने ब्लॉक में जो भी किसान मजदूर बेचारे जो भी हैं, गरीब आदमी हैं, उन लोगों को दे दी जाए। हमारा तो देखो इतना कहना है। बाकी हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन की रिपोर्ट। अलीगढ़ के इगलास में अलीगढ़ मार्ग पर बिजली घर के सामने अलीगढ़ डिपो की रोडवेज बस अनियंत्रित होकर एक महिला को टक्कर मारते हुए बाइक को कुचलती हुई सड़क किनारे दुकान में जा घुसी, जिससे महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल भिजवाया, जबकि बस चालक परिचालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बस कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है और फरार लोगों की तलाश जारी है। क्या नाम है तुम्हारा? संजय शर्मा, कहाँ के रहने वाले भैया? गिलास। क्या मामला है? यहाँ भीड़ जो लगी ये राजस्थान आ रही थी इधर से, ओवरटेक किया है इसने अलीगढ़ रोडवेज ने। एक लेडीज पैदल आ रही थी, उसमें ठोक दिया ओवरटेक करते हुए। यहाँ जो है एक गृहस्वामी है पप्पू सेठ, वो भी घायल है, और वो लेडीज का तो पैर या धड़ ही गया है, पैर चावल की रहने वाली है वो। किस तरीके से हुआ है ये एक्सीडेंट हुआ है? ओवरटेक किया है उसे, राजस्थान को मतलब इधर से आ रही थी, उसे मतलब करके उसमें घुस के ओवरटेक के चक्कर में किया उसने। अलीगढ़ से ही आ रहा है ये, पीपा के साइड में मतलब। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को झांसी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने विकास, सुशासन और निवेश को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड अब पिछड़ेपन की नहीं बल्कि विकास और संभावनाओं की नई पहचान बन रहा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना सरकार का लक्ष्य है। झांसी के आसपास विकसित हो रही औद्योगिक परियोजनाओं और निवेश को क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाला बताया। मुख्यमंत्री ने विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री के पंचप्रण का उल्लेख करते हुए नागरिक कर्तव्यों, सामाजिक एकता और विरासत के सम्मान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश तभी विकसित होगा जब सभी 75 जिले आत्मनिर्भर और मजबूत बनेंगे। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री का झांसी में रात्रि विश्राम प्रस्तावित है और रविवार को वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद महोबा रवाना होंगे। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आने के बाद क्या मंत्र दिया था? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। 140 करोड़ भारतवासियों का विश्वास रखिएगा। 140 करोड़ भारतवासियों का जब सामूहिक प्रयास होगा, 140 करोड़ भारतवासियों के विकास के लिए जब कार्य योजना बनेगी और 140 करोड़ लोग जब एक साथ मिलकर के प्रयास करेंगे तो गुलामी के ढांचे को हटने में देर नहीं लगती है। भगवान राम के भव्य मंदिर को बनने में भी कुछ देर नहीं लगती। भगवान राम का मंदिर का मतलब प्रभु रामलला का मंदिर तो है। ये भारत का, भव्य भारत का, नए भारत का राष्ट्र मंदिर के निर्माण की शुरुआत की, नए भारत की। याद करिए 2022 में जब दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 की चपेट में थी, कोरोना जैसी महामारी के सामने यानी पूरी तरह लेटी हुई हिम्मत हार चुकी थी, तब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भारतवासियों को आगामी 25 वर्ष की कार्य योजना के साथ जोड़ करके विकसित भारत की संकल्पना के साथ जोड़ रहे थे। और उस समय मोदी जी ने कहा था कि विकसित भारत के लिए 5 प्रण चाहिए, 5 प्रण, 5 प्रकार के संकल्प हम सबके जीवन के होने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी।
मुरादाबाद में मुहर्रम 1448 हिजरी के तहत तीसरी मुहर्रम पर आज़ाद नगर से अलम मुबारक का जुलूस अकीकत के साथ निकाला गया, जिसमें आज़ादारों ने नहा ख्वानी और मातम किया। जुलूस विभिन्न मार्गों से होता हुआ इमामबाड़ा मोहम्मदिया हॉल पहुंचा, जहां मजलिस अज़ा में मौलाना शहवार हुसैन नकवी ने करबला की घटना और इमाम हुसैन की कुर्बानी पर प्रकाश डालते हुए इंसानियत और इंसाफ के संदेश को याद किया। इस मौके पर मोहम्मदिया हॉल के सेक्रेटरी हाजी डॉक्टर कायम रजा, सलमान बाखरी, आमिर वसी, अब्बास सहित बड़ी संख्या में आज़ादार मौजूद रहे। कार्यक्रम में शिया और सुन्नी समुदाय के लोगों ने भी शिरकत कर इमाम हुसैन और शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया। सैयद शहवार हुसैन नकवी अमरोहा से हमारा ताल्लुक़ है। आज मुरादाबाद के अंदर 3 मुहर्रम और आराम है, उसको लेकर मजलिस को लेकर क्या अपील? आज मुहर्रम की 3 तारीख़ है। मोहम्मदिया हॉल आज़ाद नगर में अशरा मजलिस का इनेकाद चल रहा है। मुसलसल अज़मत शहादत इमाम हुसैन पर गुफ्तगू हो रही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल कि जिनकी कुर्बानी ने इस्लाम को ज़िंदा किया। इमाम हुसैन ने यजीद की बैत क्यों नहीं की? असल लोग सवाल करते हैं कि आखिरी वजह क्या थी कि इमाम आली मकाम ने यजीद की बैत क्यों नहीं की। याद रखिए कि इमाम हुसैन नवासे रसूल थे, हक़ का नुमाइंदा थे। अगर इमाम हुसैन यजीद की बैत कर लेते तो बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे हक़ ने बातिल के हाथ पर बैत कर ली, जैसे हज़रत आदम ने शैतान के हाथ पर बैत कर ली, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के हाथ पर बैत कर ली, हज़रत मूसा ने गोया फ़िरौन के हाथ पर बैत कर ली। क्यों? इसलिए कि ये सब हक़ के नुमाइंदे थे। इमाम हुसैन वारिस रसूल थे, लिहाजा इमाम हुसैन को अपने हाथ की अहमियत मालूम थी कि यह हाथ तन्हा मेरा हाथ नहीं है बल्कि ये नबियों का हाथ है, इसमें तमाम अंबिया की खिदमात हैं। लिहाजा इमाम हुसैन ने यजीद की बैत का इनकार करके बताया कि हक़ बातिल के हाथ पर बैत नहीं करता, हक़ बातिल के हाथ पर बैत करने के लिए नहीं है बल्कि हक़ के हाथ पर बैत की जाती है। मुहर्रम के महीने में इस्लाम में क्या अहमियत रखता है? इस्लाम में इसको ख़ास अहमियत है। सबसे बड़ी अहमियत यह है कि इस महीने में इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी पेश करके इस्लाम को ज़िंदा किया, कौम के अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा किया। वाक़े करबला की याद मनाना और उसका तज़किरा करना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक हम अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि इमाम आली मकाम ने किस तरीके से इस्लाम के खातिर अपने जवानों को कुर्बान किया, अपने घर बार को लुटाया, ये पैगाम है दुनिया को बताने के लिए कि जब भी हक़ पर कोई बात आ जाए तो इंसान को अपनी जान भी कुर्बान कर देना चाहिए और अपने घर बार को भी कुर्बान कर देना चाहिए। वाक़या को 1400 साल से कुछ अर्सा हो रहा है, लेकिन करबला का वाक़या आज पीढ़ी को क्या सिखाता है? करबला आज से 1350 साल पहले ये वाक़या रूनुमा हुआ, लेकिन गोया आज भी इसकी याद इस तरह मनाई जाती है कि जो ये वाक़या आज ही का हुआ। इसमें ऐसी ताज़गी पाई जाती है कि सुबह क़यामत तक इस वाक़े की हर कुर्बानी जो है बनी नौ इंसानी के लिए मशअल राह और हिदायत का चिराग बनी हुई है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में कुर्बानी क्यों दी थी, किस लिए इस्लाम दी? इमाम हुसैन ने कुर्बानी इसलिए दी थी, ख़ुद इमाम हुसैन फरमाते हैं कि जब आप मदीने से चले हैं तो इमाम ने फरमाया उरीदु अन आमरा बिल मारूफ़ व अनहा अनिल मुनकर, मैं इसलिए जा रहा हूँ कि समाज से बुराइयाँ ख़त्म हो जाएँ और अच्छाइयों की हुकूमत हो जाए। यजीद माशरे को ख़राब कर रहा था, माशरे को बर्बाद कर रहा था, जुआ खेलता था, शराब पीता था और तरह तरह की बुराइयां वो सोसाइटी में आम कर रहा था। तो इमाम आली मकाम ने कहा कि हम बुराइयों को ख़त्म करेंगे और अच्छाइयों को कायम करेंगे। ये मकसद था इमाम हुसैन का। मुहर्रम के दौरान मजलिस और मातम का जुलूस के उद्देश्य के क्या संदेश होता है? इमाम हुसैन की याद में जो ये मातम किया जाता है, ये मजलिस की जाती है, ये एक मुजाहरा है, ये एहतजाज है। हम दुनिया को बताते हैं कि इमाम हुसैन को मज़लूम कत्ल किया गया। इमाम हुसैन की क्या खतत थी कि उनके 6 महीने के बच्चे को तीर मार दिया और उसको शहीद कर दिया। ये एहतजाज है, दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि इमाम हुसैन मज़लूम थे, हक़ का नुमाइंदा थे। हर इंसान को चाहिए कि वह इमाम हुसैन का साथ दे और इमाम हुसैन की याद मनाए। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट।
सिद्धार्थनगर के मोहाना थाना क्षेत्र के पिपरहवा में 16 जून की रात छत पर सो रहे 22 वर्षीय मुकेश गुप्ता की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसओजी सर्विलांस और मोहाना पुलिस की संयुक्त टीम ने 3 आरोपियों तिवारी लोध, रमेश लोध और आनंद लोध को मगरहैया मोड़ के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार यह हत्या प्रेम प्रसंग और पुरानी रंजिश के चलते की गई, जिसमें आनंद लोध ने अपने साथी के साथ मिलकर गड़ासे से वार कर मुकेश की हत्या की, जबकि तीसरा आरोपी निगरानी कर रहा था। तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हुए जिला पुलिस कप्तान डॉक्टर अभिषेक महाजन के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत कुमार प्रसाद के नेतृत्व में आज दिनांक 20/2026 को मोहाना में पंजीकृत 93/26 में 3 अभियुक्त वांछित चल रहे को एसओ मोहाना की टीम व एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा मिलकर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तों का वर्णन इस प्रकार है कि तिवारी लोध पुत्र गौरी लोध साकीन, ये दुला सोमाली टोला पिपरवा के रहने वाले हैं। रमेश लोध पुत्र गामे लोध ग्राम दुला सोमाली टोला पिपरवा के रहने वाले हैं। आनंद लोध पुत्र गणेश लोध ग्राम दुला सोमाली टोला पिपरवा के रहने वाले हैं। इसमें से तिवारी लोध के ऊपर पूर्व में 134/2021 में 302 का मुकदमा पूर्व में पंजीकृत है, जिसमें इनके ऊपर ट्रायल चल रहा है। घटना का वर्णन कुछ इस प्रकार है कि अब से 8 माह पूर्व आनंद की बहन का संबंध मृतक मुकेश से था। उसकी जानकारी मिलने पर परिवारजनों को मुकेश पर प्रेशर बनाया गया। मुकेश ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके चलते आनंद की बहन ने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया। उसके पश्चात से ये लोग शुभ थे और मौके की तलाश में थे कि कभी ये घटना कारित की जाए। मुकेश 8 माह बाद मुंबई से जब वापस आया 9 तारीख को, तब इन्होंने यह किया कि अब ये घटना कारित की जा सकती है। इन्होंने प्लान बनाया, जिसमें तिवारी लोध 16 तारीख को मुंबई से अपना वापस आए और रात ही में इन्होंने मिल करके गाँव के बाहर प्लान बनाया कि यह घटना आज कारित की जा सकती है, जिसमें इन्होंने रेकी की कि वो कहाँ सोया है, तो पता चला कि वो छत पर सोया है। रात में लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच इन्होंने ये घटना कारित कर दी। घटना के बाद तिवारी लोध ने वह जिस हथियार को आला कत्ल को फेंक दिया और उसके पश्चात ये लोग आम जीवन जीना शुरू कर दिए। पुलिस मौके पर पहुंची। आज गिरफ्तारी के समय कहाँ गिरफ्तार मगरहैया मोड़ पर आज इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। तिवारी लोध के निशानदेही पर जो आला कत्ल है वो बरामद किया गया है। आनंद लोध जो कपड़े उस रात को घटना में पहना हुआ था, उसको वह नष्ट करने जा रहा था, एक पॉलिथीन में बंद थे, वो ले जा करके उसको नष्ट करने जा रहा था, उसको भी कपड़ों के साथ गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है, आगे की विवेचना जारी है। बरामद इसमें आनंद लोध से जो वो कपड़े पहने हुए था, जिसको वो नष्ट करने जा रहा था, वो बरामद हुआ है और तिवारी लोध की निशानदेही पर जो आला कत्ल था गणासा, वो बरामद हुआ है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। लहरपुर तहसील सभागार में शनिवार को मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जोशी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दूर दराज क्षेत्रों से आए कुल 49 शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई और मौके पर राजस्व विभाग से जुड़ी 7 शिकायतों का निस्तारण किया गया, जबकि शेष 42 शिकायतों को संबंधित विभागों को सौंपकर समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए गए। इनमें राजस्व की 25, पुलिस की 6, विकास विभाग की 4, पूर्ति विभाग की 4, विद्युत विभाग की 2 और एक अन्य शिकायत शामिल रही। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिषेक कुमार, नायब तहसीलदार महेंद्र तिवारी, डिप्यूटी सीएमओ डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी सहित तहसील स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित अवस्थी की रिपोर्ट। सोनभद्र के कर्मा क्षेत्र के केकराही स्थित मेडिसिटी हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान एक महिला और उसके नवजात की मौत के मामले ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों ने गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सील कर दिया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही के चलते महिला की मौत हुई और बाद में उसे वाराणसी रेफर किया गया, जबकि अस्पताल प्रबंधन जांच के घेरे में है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और परिजन दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सुनील जो आए वो मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, ठीक है। क्या घटना हुई है सुनील? किस लिए आप लोग यहाँ पे आज प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग इसलिए आए हैं कि केकराही जो मेडिसिटी हॉस्पिटल है, उसमें हम पहले तो लोग गए थे जरूरा,
सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ का जो नर्स है, मेंबर है, वो यहाँ पे भेजी हैं। क्या नाम है उनका? उनका चिंता देवी नाम है। हाँ, यहाँ पे भेजी हैं, बोले जाओ वहाँ पे सही व्यवस्था है। वो बोले नॉर्मल डिलीवरी होगा, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। और मेरे से बात की, बोले कि जाओ यहाँ पे हम अगर रिस्क लेंगे तो हम आप बोलिएगा, तो रिस्क लेंगे तो हम कर सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी, और वहाँ भी जाएंगे तो नॉर्मल डिलीवरी ही होगा। तो यहाँ पर बोले सारा व्यवस्था है, हम वहाँ कर देंगे, हम गाड़ी भी मंगा देंगे। उन्होंने गाड़ी भी मंगाया, और यहाँ आने के बाद कोई डॉक्टर था और रिपोर्ट लेके गया रोशगंज से 1.5 घंटा रिपोर्ट में लगा टाइम। वहाँ से जब रिपोर्ट आया तो एक ऑपरेशन का टाइम हो गया था, फिर भी ऑलरेडी यहाँ पे 1 घंटा डॉक्टर लेट आने में किया। अब ऑपरेशन करने टाइम बच्चा का डेथ हो गया। उसके बाद डॉक्टर चला गया छोड़ के। डॉक्टर चला गया तो यहाँ पे जो भी लोग थे वो बोले डायरेक्ट वहाँ पे किसी से हम लोग को सलाह नहीं लिया। हम लोग बोल रहे रुकिए, लेकिन वो लोग ज़बरदस्ती कोई रिपोर्ट नहीं दिया, कोई कागज़ भी नहीं दिया। वो लोग ज़बरदस्ती मेट्रो श्रीदेव हॉस्पिटल बनारस में भेज दिया। वहाँ पे जाने के बाद मौत ऑलरेडी यहाँ पे हो गया था। वहाँ पे लोग बचने के लिए भेजा था। तो वहाँ डॉक्टर क्या बोले? वहाँ डॉक्टर जवाब दिए भाई और कहीं लग जाइए, हमारे पास नहीं हो पाएगा। अच्छा, मतलब डेथ हो गया, बताया। हाँ, चाहते क्या है आप? हमको न्याय चाहिए। हॉस्पिटल का क्या जांच करिए, आप हॉस्पिटल जांच करिए। डॉक्टर कौन सा है उसको भी पकड़िए। कितना पैसा आप लोगों से लिया गया? पैसा हमसे 20,000 रुपये मांगे थे। वो कितना आप लोग दिए हैं? वो बोले कि हमको यहाँ पैसा आप यहाँ जमा करिए, वहाँ पे जमा करिए। हम लोग लेकिन वहाँ पे पैसा जमा नहीं किए। जो भी किए डॉक्टर वहाँ पे एडमिट नहीं ले रहे थे। तो हमारे जो भी कंटेक्ट एक डॉक्टर थे, उन्होंने वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। यहाँ पे बोले जाओ, वहाँ पे बड़े डॉक्टर बैठे हैं, वहाँ पे कोई नहीं था वहाँ पे। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग किसी को कंप्लेन दिए हैं? हाँ, कंप्लेन कल मिला है, आज भी कंप्लेन दिया है। क्या कार्रवाई हुई? अभी कार्रवाई कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। डॉक्टर को जेल भेजिए साहब, उसका डॉक्टरी डॉक्टर किधर है कोई पता नहीं अभी तक। कम से कल से ही खुला है वहाँ, जितने पुलिस वाले आए थे बोले थे हम सब आप भेजो, हम भेजो, जबरदस्ती करके ले गए। लेकिन बोले कार्रवाई होगा। अभी तक कार्रवाई हुआ नहीं कुछ भी। हम लोग इधर सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र के मलेथा मजरा बरसिंगी गांव में 17-18 जून की रात चोरों ने घर का पिछला गेट तोड़कर सोने चांदी के जेवरात सहित लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया। पीड़िता कलावती ने माखी थाने में शिकायत देने के बाद कार्रवाई न होने पर एसपी उन्नाव को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ जांच और गिरफ्तारी की मांग की है, जिसमें उन्होंने कुछ संदिग्धों के नाम भी बताए हैं। पुलिस की ओर से अभी इस मामले में आधिकारिक बयान नहीं आया है। क्या नाम है माता जी आपका? कलावती। कहाँ रहती हैं आप? मलेथे ग्राम मलेथा थाना माखी। क्या घटना हो गई जो आज आपको मीडिया को बुलाया? मीडिया को इसलिए बुलाना पड़ा कि हमारे घर में चोरी हो गई है, और चोरी होने के बाद में जो है ना सोना भी बहुत गया है, और हमको वहाँ से विदेश से भाग के आना पड़ा। इतना सोना हमारा 15 साल का कमाई जो है ना पूरा हमारा चला गया है। कब विदेश से आए आप? हम अभी आज ही आए हैं। विदेश में कहाँ रहते हैं आप? कुवैत में। कौन सी बिरादर हैं आप? धोबी। ठीक है। कब की घटना चोरी की हुई थी आपके साथ? बुध को हुई थी रात को। घर में कितने लोग थे? हमारे घर में 2, मेरी माँ और मेरे बाप थे। हमको मार डरती तो क्या करी थी? मेरी माँ बाप दोनों आदमी थे यहाँ पे, और सब लोग चले गए थे घूमने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए। अपनी बेटियों को कमा के इधर जोड़ के रखा, पूरी पूंजी हमारी चली गई है। अभी हमको तो इंसाफ मिलना चाहिए ना। तब कौन कौन था घर में ये बताइए? मेरी माँ और मेरे बाप थे। और पता कैसे चला आपको? मेरी माँ जब सुबह उठी तब पता चला। इसके बाद क्या किया? इसके बाद जो है ना सूचना दी पहले? सर 112 पे पहले डायल किया। 112 पुलिस को फ़ोन किया था आपने? हाँ, पुलिस पे पहले डायल किया, आई थी। फिर जांच पड़ताल करके वो चली गई थी। क्या पड़ताल किया? जांच पड़ताल बस यही सब देखा, पैसे चोरी हुए, गेट वेट देखा, कमरा देखा, फोटो क्लिक करके चली गई थी। फिर थाने से पुलिस एक बार आई थी। कौन से थाने से? माखी थाना। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा यही सब वीडियो बना के चले गए थे, बता रहे थे। ये सब धर ले उठा के। लगभग कितना सामान चोरी हुआ? क्या क्या चोरी हुआ बता सकते विवरण में? हाँ, बता सकते हैं। क्या चोरी हुआ? क्या क्या हुआ? कितने? लमसम 17 से 18 तोला सोना गया है, और चांदी गई है 1 किलो तक। और कैश? पैसे नहीं गए आपको? 5-6 हज़ार कैश रखा था, वो कोई लेके नहीं गया। अच्छा, मतलब पैसा किसी ने छुआ? कैश? हाँ, नहीं छुआ। और आगे क्या है? क्या मामला कैसे पता चला? और किस पे शक है? क्या है आपको शक? क्या मेरे पे हमने नाम लिखवाया है। क्या नाम है जिसका आप पे शक है, आपने नाम लिखवाया है?
और कहाँ के रहने वाले हैं? रामचंद्र नाम है। वो तो माखी के हैं। हाँ, वो थाना अजगैन लगता है, बगल के गांव के हैं वो। अच्छा। शक के दौरे पे उनके गांव के 2 आदमी आए थे, बोले कि तुम इन दोनों का आदमी का नाम जो है शक के दौरे पे लिखाओ, गवाही हम देंगे। अच्छा। तो इसलिए हम लोग जो किसने बोला कि गवाही हम देंगे? उनका नाम बता सकते हैं? रमेश और सुखबीर। वो कौन से गांव के हैं? ये दरबारी खेड़ा। अच्छा। मतलब आशंका है कहीं ना कहीं यही 2 व्यक्ति ने आपके घर में चोरी की। मतलब पास के गांव के जो लोग हैं वही चोरी किया आपके, ऐसा आशंका? चोरी होने के बाद शायद बंटवारा आपके घर के सामने हुआ है। हाँ, घर के सामने वो हुआ है। बाग है ना, बाग में बंटवारा जिसमें पर्स वॉलेट सब मिला हुआ है। सब मिला। वीडियो आपके पास है? सब है। क्या आप कहना चाहते हैं प्रशासन से, क्या मांग है आपकी? हमारी यही मांग है कि हम 15 साल हो गए कमाते कमाते, हमारी मांग यही है कि हमारा सब कुछ जो है ना वापस कराया जाए, नहीं तो हम तो बर्बाद हो गए ना। हम कहाँ के रहे? 2 बच्चियाँ हैं, शादी कैसे करेंगे उनसे? हम विदेश से भाग के आए कर्जा लेके उधार टिकट के लिए, अभी हम कैसे शादी करके कैसे खिलाएंगे सबको? पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, किसी को अभी अब तक गिरफ्तार नहीं किया। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, न कार्रवाई कर रही है पुलिस। उन्नाव से सीनियर संवाददाता संजय यादव की रिपोर्ट। सैयद राजा कोतवाली क्षेत्र के जेवरियाबाद गांव में कोटे के चुनाव को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। चुनाव प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में ग्रामीण सदर तहसील दिवस पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में पहले ही 3 बार चुनाव प्रक्रिया पूरी की जा चुकी थी और इसके बावजूद चौथी बार पुनः चुनाव कराया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ये प्रक्रिया दबाव में कराई गई, जिससे चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मतदान के दौरान बाहरी लोगों को शामिल किया गया, जिससे वास्तविक मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हुए। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं सदर तहसील दिवस में पहुंचे अधिकारियों ने ग्रामीणों का ज्ञापन प्राप्त कर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। जेवरियाबाद का क्या मामला है यहाँ तहसील में? ये मामला है कि हमारे गांव का बाबू साहब हुआ तो 3 बार से हम लोग का वोट जीत के नहीं जा, 3 बार से वो जबरी से वोट रद्दी 2 बार रद्दी कर देना जा। फिर चौथा रहा तो गाँव का चंदौली का आदमी, बनारस का सदराजे का आदमी आधार कार्ड डुप्लीकेट बनवा के वोट में शामिल कर दिया। कोटा के लिए? हाँ, कोटा का चुनाव। जब राशन मिलेला तो 2 महीना का 3 महीना का ठलवा के राशन देता नहीं, बेच खा दिया जा। तो क्या मांग है आप लोग की? हम लोग का मांग है फिर से चुनाव होना का चुनाव राशन कार्ड से होना चाहिए, आधार कार्ड से नहीं हुई। आधार कार्ड का मांग राशन कार्ड से नहीं कुछ ना सुनाई भला। अधिकारी लोग भी घूस खाते हैं तो सुनवाई क्या करेंगे? विनीत कुमार बिंद नाम है हमारा। आप लोग यहाँ तहसील में आए थे प्रदर्शन करने, क्या मामला, किस बात में? सर चुनाव कोटे का चुनाव हम लोग गाँव में हुआ है, 3 बार हो चुका है, चौथी बार था, चौथी बार भी हम लोग जीते थे। बेईमानी से चुनाव हो रहा है, बाहर से लोग बुलाए जा रहे हैं। कौन आदमी को बुला रहा है? कौन? बाहर प्रमुख जी का दबाव पड़ रहा है, महेंद्र सिंह का। उसके बाद सब आ रहे हैं आदमी, हम लोग को धमकाया भी जा रहा है। पुरानी ब्लॉक के प्रमुख है, हम लोग को बुलाया जा रहा है और धमकाया जा रहा है। हम लोगों को पूरी नान बिरादरी को मारने के लिए सब बोल रहे हैं। हम लोग को जान के खतरा है। प्रमुख जी का क्या नाम है? प्रमुख जी का नाम महेंद्र सिंह नाम है। वो भी धमकाने के लिए आदमी भेज रहे हैं अपना। पूरे गाँव के लोग धमका रहे हैं। मांग हम लोग का यही है, चुनाव की दोबारा हो, इस पर चुनाव हो, सही से राशन कार्ड से चुनाव हो। आधार कार्ड लाए, आधार कार्ड फर्जी एडिट करवा के आधार कार्ड बन जा रहा है। अभी 100-150 आधार कार्ड एडिट करके बना हुआ था। अगली बार चुनाव होगा फिर बनेगा। अब निरस्त चुनाव करवाइए। वोटर आईडी से चुनाव नहीं हो रहा? वोटर आईडी चुनाव नहीं, आधार बिजली बिल आ रहे हैं, सब लोग बिजली बिल दिखा रहे हैं कि हमारे बिजली बिल है। बाहर से भी लोग बहुत आ रहे हैं, बनारस से आ रहे हैं, शायद राज्य से बुलाए थे। जिसपे प्रस्ताव को लेके इनकी असंतोष था, उसके संबंध में एप्लीकेशन इनका प्राप्त हुआ है। उस पर कमेटी गठित करवा के जांच करवाएंगे, नियम संगत होगा उसके अनुसार। उनका आरोप है 3 बार ऑलरेडी कैंसिल हो गया है। किस तरीके से चुनावी प्रक्रिया कमेटी जांच करेगी, उस पर सब दूध का दूध पानी का पानी, सही क्या है गलत क्या है वो ऑलरेडी डिसाइड हो जाएगा। एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात होती है, जमीन पे महिलाएं बैठी थी कम से कम आधे घंटे तक, कैसे देखते हैं? नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे कुर्सियाँ लगी हैं, करीब 200 कुर्सियाँ लगी हुई हैं, सभी की बैठने की व्यवस्था है। इसके लिए पूरा है किया है जमीन पे बैठने का, क्योंकि इतनी भीड़ थी वहाँ तो दिखा नहीं किया, लेकिन कुर्सियाँ हमारे यहाँ सफिशिएंट लगी हैं। बहुत सारी फरियादी आप देख भी रहे हैं, सब बैठे हुए हैं। ठीक। चंदौली से सीनियर संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट।
बलिया नगर विधानसभा के युवा नेता भानु दुबे शनिवार को अपने समर्थकों के बड़े काफिले के साथ बिहार के लिए रवाना हुए। वो हाल ही में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के गांव पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे और उन्हें सांत्वना देंगे। भानु दुबे ने कहा कि वो केवल शोकाकुल परिवार से मिलकर उनका हौसला बढ़ाने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हर संभव आर्थिक सहायता और सहयोग भी उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन किसी समाज को निशाना बनाकर कार्रवाई करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास नहीं होना चाहिए और हर मामले में निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी है। उनके रवाना होने के दौरान समर्थकों की बड़ी संख्या मौजूद रही और उन्होंने एकजुटता का संदेश दिया। जी, अपना एक परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम भानु दुबे है और मैं नगर विधानसभा का समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हूँ। अभी आप कहाँ पे जा रहे हैं, क्या है पूरा मामला? जी, मैं अभी शाहपुर के पास एक बिलौटी गांव है जहाँ शहीद भरत तिवारी जी का जो इनकाउंटर हुआ है, जो हत्या हुई है उनकी निर्मम, उन्हीं के परिवार से, उनके परिजनों से मिलने जा रहा हूँ। आखिर क्या मान रहे हैं, इसके पीछे क्या हो सकता है, आखिर क्यों इस तरीके की घटनाएं घटी हैं? जी देखिए, इस समाज की लड़ाई लड़ना, ये गरीबों की हक की लड़ाई लड़ना अगर पाप है तो ये एक नौजवानों की आवाज़ दबाने के लिए सरकार, या उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, नौजवानों की आवाज़ दबाने के लिए अगर कोई भी नौजवान आगे आ रहा है, अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए प्रयास कर रहा है, गरीबों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए प्रयास कर रहा है, तो उसकी आवाज़ दबाने के लिए ये सोची समझी बिहार सरकार के द्वारा एक हत्या की गई है, जिससे कि कोई नौजवान अग्नि श्रेणी में आकर किसी गरीब की और किसी की मदद ना कर सके। तो अभी आप किस तरह की वहां पे जा रहे हैं मुलाकात करने, और फिर क्या आप इस घटना को लेकर? देखिए, मैं तो उस योद्धा, मैं उसको योद्धा कहूंगा, क्योंकि वो लड़ाई लड़ने वाला था और आत्मसमर्पण करने के बाद जो बिहार प्रशासन ने ये घिनौना कृत्य, जो एक मर्डर किया है, एक हमारे समाज के भाई का हत्या किया है, उसी के सिलसिले में उनके परिवार से और परिवारजनों से मिलने जा रहा हूं। और जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक उस परिवार के लोगों की आर्थिक मदद हो या किसी प्रकार की मदद हो, या इस न्यायपालिका से लड़ने की चीज हो या जुल्मी सरकार से लड़ने के परिवार लड़ेगा, उसमें उस परिवार का हिस्सा बनने जा रहा हूं। और जब तक मेरा जीवन पत्र रहेगा उस परिवार के साथ मैं मौजूद। इस घटना के बाद पूरे ब्राह्मण समाज में किस तरह का आक्रोश? पूरे ब्राह्मण समाज में आक्रोश की भावना है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होता आ रहा है, बिहार में भी ऐसा हो रहा है। जो भी आवाज उठा रहा है उस इंसान पे, उस हमारे योद्धा पे एक भी मुकदमा नहीं था, 151 का मुकदमा नहीं था। अगर आप कह रहे हैं, अभी सम्राट चौधरी ने कहा, वहां के मुख्यमंत्री ने, कि वो मानसिक रूप से विक्षुब्ध था, तो मानसिक रूप से अगर इंसान, अगर उसका दिमाग सही नहीं है तो उसको आप मेंटल हॉस्पिटल भेजते, उसको आप जेल में भेजते। आपने उसको सोची समझी साजिश की है और हत्या कराई है। आप ब्राह्मणों को हमेशा उत्तर प्रदेश में ऐसा ही किया जा रहा है। जितने लोगों पे मुकदमा, वहीं अभी आप जो हॉस्पिटल पटना में कांड सुने होंगे, भाई हमारे एक समाज के भाई था चंदन मिश्रा, उसकी हत्या कर दी जाती है। शेरू सिंह के द्वारा वहां हत्या की जाती है। शेरू सिंह आज से सबसे मोस्ट वांटेड किलर है वहां पे, जो पैसा लेकर हत्या कराता है और जेल से बैठा कर हत्या कराता है। उसके बावजूद भी प्रशासन ने उसको नहीं, उसका इनकाउंटर किया। और जिस भाई पे, जो समाज का लड़ाई लड़ने वाला हो, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाला हो, उसको आप सरेंडर करने के बाद, आर्मी भी हमारी जो देश की थल सेना है, उसका भी नियम है कि अगर कोई आतंकवादी भी अगर सरेंडर कर देता है तो उसको नहीं मारा जाता है। आपने एक निर्मम और घोर, मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, वो उत्तर प्रदेश की प्रशासन हो या बिहार की प्रशासन हो, सत्ता भाजपा और सपा हमेशा आने जाने वाली चीजें हैं। अगर भाजपा की सरकार आ जाए तो कल सपा की आने वाली है। प्रशासन आपको हमेशा रहना है। आप एक पक्षीय कार्रवाई मत करिए। बिहार की सरकार से मैं कहूंगा कि आपके यहाँ भी आरजेडी भी आएगी, आप भी हैं, जेडीयू भी है। आप किसी एक समुदाय को टारगेट मत करिए और किसी एक भाई के साथ और किसी एक कमजोर भाई के साथ जो समाज के हक में लड़ाई लड़ने वाला हो, उसको आप लोग टारगेट मत करिए, चिन्हित मत करिए। अभी एक खबर और भी चल रही है कि जिस तरीके बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।